इस लेक्चर में कूलॉम के सदिश रूप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कूलॉम के सदिश रूप के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग वेक्टर यानी सदिश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? डायरेक्शन के हिसाब से दो प्रकार की। वन इज वेक्टर VC2 वेक्टर, अनदर इज स्केलर स्केलर। तो वेक्टर वैसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो एंड मैग्नीट्यूड हो, यानी परिणाम हो, मैग्नीट्यूड एंड जो वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, उस क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। समझ में आया? वैसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर एडिशन को जो फॉलो करे, उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कहेंगे। और स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो एंड मैग्नीट्यूड ओनली क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, और जो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करे, अलजेब्रिक सम को फॉलो करे या अलजेब्रिक सम एडिशन को फॉलो करे, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया होगा कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? वैसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो, मैग्नीट्यूड हो और अलजेब्रिक सम को फॉलो करे, उस क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। समझ में आया होगा? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सदिश, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अदिश। हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं, अ माने नहीं होता है जिसके पास दिशा नहीं हो, स माने दिशा होता है जिसके पास दिशा हो। समझ में आया होगा? अब हम लोग वेक्टर को हम लोग जनरली ए के ऊपर एक एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ, और इसका अगर कोई परिणाम पूछे तो इस वेक्टर को हम लोग मॉडुलस के फॉर्म में व्यक्त करेंगे। तो ये व्यक्त कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ए के परिणाम को व्यक्त कर रहा है। हिंदी में बोलेंगे ए का परिणाम। समझ में आया होगा कि हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए कोई वेक्टर हुआ तो इसके ऊपर एक एरो का सिंबल दे देंगे, और इसका अगर मैग्नीट्यूड कोई पूछा जाए तो हम इसको मॉड में व्यक्त कर देंगे। समझ में आएगा? स्केलर को जनरली हम लोग अगर चाल v है तो v से रिप्रेजेंट कर देते, द्रव्यमान है तो m से रिप्रेजेंट कर, इसके ऊपर एरो का सिंबल नहीं दिया जाता है। जिसे इसको अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है? अलजेब्रिक सम का मतलब होता है जो आप लोग नॉर्मली मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, उसी सम को अलजेब्रिक सम बोलते हैं। तो क्लियर हुआ? अब हम लोग थोड़ा सा वेक्टर के टाइप के बारे में डिस्कस करें। वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरली जो यूज होने वाला वेक्टर है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। जैसे जैसे आप लोग 11th क्लास तो छोड़ चुके हैं, ये 11th क्लास का टॉपिक है। यहाँ इसलिए हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये वाला चीज थोड़ा 12th में यूज होगा, इसलिए इसको पढ़ना थोड़ा अनिवार्य हो जाता है। तो देखो, इक्वल वेक्टर, फिर आएगा सेकेंड अपोजिट वेक्टर, फिर थर्ड नंबर आएगा हम लोगों का पोजीशन वेक्टर। वेक्टर को नहीं लिखे, वेक्टर को ऐड कर लीजिए। इक्वल वेक्टर मान लीजिए एक सदिश है, फिर बी भी एक सदिश है, ए की दिशा ये, बी की दिशा भी यही है, और परिणाम भी ये वाला एरो की लंबाई व्यक्त करती है इसकी मैग्नीट्यूड को। एरो की लंबाई जितनी इसकी है, एरो की लंबाई उतनी भी इसकी है। इसकी जो दिशा है उसकी भी, बी की भी दिशा वही है, तो यहाँ ए इक्वल टू बी है। तो देखकर ही परिभाषा बना सकते हैं। वैसी दो सदिश जिसका परिणाम एवं दिशा दोनों समान होता है उसको हम लोग इक्वल वेक्टर बोलते हैं। अपोजिट हम लोग का सेकेंड है अपोजिट वेक्टर ए। मान लेते हैं ए एक वेक्टर है, फिर बी भी एक वेक्टर है, और इसकी लंबाई इतनी है और दिशा ये है, और बी की लंबाई जस्ट इसके इक्वल है और दिशा इसके अपोजिट है। तो इन दोनों सदिश को हम लोग अपोजिट वेक्टर बोलेंगे। और इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे बोल सकते हैं? वैसी दो सदिश जिसका परिणाम तो समान लेकिन दिशा क्या हो? विपरीत हो, उसको हम लोग अपोजिट वेक्टर बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। समझ में आया होगा?
फिर अब आते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को ऐसे डिफाइन करते हैं, मान लो स्पेस में या कोई बिंदु है या कोई फिजिकल क्वांटिटी है और किसी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष इसकी दूरी को क्या बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। समझ में आया होगा। स्पेस में कोई बिंदु, एक स्पेस में कोई बिंदु है जो एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष जो दूरी होता है उसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं कि ओरिजिन के सापेक्ष स्पेस में एक भौतिक राशि q है, q की दूरी को ही बोला जाता है r1, r1 को यहाँ बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। अब हम लोगों का चौथा नंबर है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई सदिश। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इकाई सदिश, इकाई सदिश को हम लोग ए के ऊपर एक ये सिंबल कैप बोला जाता है, एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके इक्वल होता है ए का सदिश एंड ए का मैग्नीट्यूड। समझ में आया होगा। फिर आते हैं ए कैप इक्वल टू, अब इसका डेफिनेशन अगर कैसे बोल सकते हैं, फोर्थ नंबर टाइप है इसका, वैसा सदिश जिसका परिणाम एक हो उस सदिश को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है एक यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट ए कैप से करते हैं। ए कैप इक्वल टू होता है ए का वेक्टर और ए का परिणाम। चलो एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। ए सदिश है 2i + 2j + k। अगर यहाँ कोई आपसे परिणाम इसका पूछे तो क्या कर सकते हैं, i का कोएफिशिएंट 2, j का कोएफिशिएंट 2, k का कोएफिशिएंट 1, सबको स्क्वायर कर रूट कर सकते हैं तो आपका परिणाम निकल जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1। यहाँ स्क्वायर करने के बाद एडिशन कितना हुआ 9 और रूट निकलने के बाद यह 3 क्या कहलाएगा, इसका परिणाम कहलाएगा। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं ए कैप इक्वल टू ए सदिश कितना है 2i + 2j + k और नीचे क्या लिख सकते हैं 3। ये सारा का सारा टॉपिक आप लोगों को क्लास 12 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 में सब हूबहू मिलेगा। यहाँ खाली हम लोग फिजिक्स के नजरिए से थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। इसको इंट्रो लेना अनिवार्य होता है क्योंकि हम लोग विदाउट इसका इंट्रो लिए फिजिक्स में मजा नहीं आएगा। जैसे जैसे आगे मूव करेंगे वैसे सबको खुद ब खुद रियलाइज हो जाएगा ये पढ़ना कितना अनिवार्य था। तो आते हैं यूनिट वेक्टर समझ लिए। अब थोड़ा सा हम लोग वेक्टर के एडिशन के बारे में समझेंगे। वेक्टर के सम, वेक्टर एडिशन यानी वेक्टर को सम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो वेक्टर सम देखिए दो तरीके से करते हैं। एक होता है ग्राफिक विधि, एक होता है मान लो फॉर्मूला भी विधि बोल सकते हैं। ग्राफिक विधि, ग्राफिक मेथड, और दूसरा फॉर्मूला या एनालिटिकल मेथड भी बोल सकते हैं, फॉर्मूला मेथड। ग्राफिक विधि दो तरीके से होता है, एक होता है ट्रायंगल लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ, इन दोनों टॉपिक को पढ़ना उतना अनिवार्य हम लोगों के दृष्टि से नहीं, तो इन दोनों टॉपिक को हम छोड़ देते हैं। अगर जरूरी पड़ेगा तो फिर वहां हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ग्राफिक विधि दो होता है, एक ट्रायंगल लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। हम लोग फॉर्मूला विधि देख लेते हैं। चलो मान लेते एक सदिश है और बी भी एक सदिश है, इनके बीच एंगल बन रहा है थीटा। इनके बीच अगर परिणाम पूछा जाता है कितना होता है, सिंपल सा निकालने का तरीका होता है। परिणाम को हम लोग जनरली सूचित करते हैं आर से। आर निकालने का तरीका होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। समझ में आया परिणाम। जैसे मान लो तो ये एक सदिश है, ए बी सदिश है और इनके बीच थीटा का मान है 90 डिग्री। अब आपसे पूछा जाए आर कितना होगा, तो जनरली होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। समझ में आया। तो परिणाम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मान लो इनके बीच कितना है, मान लो एक सदिश है और बी भी एक सदिश है, बी भी एक सदिश है, तो यहां से निकालने का तरीका, इनके बीच एंगल कितना है 0 डिग्री। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 2ab रूट अंडर या किसका दिया स्क्वायर a प्लस बी का, तो a प्लस बी जनरली कर देंगे, हम लोग का परिणाम निकल जाएगा। समझ में। इस सिंपल एक फॉर्मूला की सहायता से हम लोग परिणाम निकाल सकते हैं। और जनरली आप लोग जानते हैं, देखो अगर सेम डायरेक्शन होता है, सेम डायरेक्शन होता है तो हम दोनों को वेक्टर में जोड़ देते हैं। अगर मान लो अपोजिट होता है तो बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। देखो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, बड़ा छोटा क्या बोल रहे हैं समझ में आ जाएगा। अगर सेम होगा तो जोड़ देंगे, अगर अपोजिट होगा तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे। देखिए
मान लेते हैं ये बॉक्स है, एक लड़का यहाँ पे है जो इस पे 8 न्यूटन का बल लगा रहा है, और दूसरा लड़का ये है जो इस पे 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। अब पूछ रहे इस बक्से पर परिणामी बल कितना होगा, तो जनरली जोर देंगे कितना हो जाएगा 3 न्यूटन। समझ में एंगल कितना है यहाँ 0 डिग्री, क्योंकि देखो ये भी इसके मान लो इसका राइट डायरेक्शन होगा और इसका लेफ्ट डायरेक्शन होगा, तो ये इसके राइट डायरेक्शन में लगा रहा है, ये इसके लेफ्ट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो ये होगा, और इसका परिणामी इस पे कितना हो जाएगा 3 न्यूटन का हो जाएगा। समझ में आया होगा। वैसे ही देखो अब एंगल पर होता, मान लो तो यही एक बक्सा है, यहां से कोई एक लड़का है, इस पे कितना न्यूटन 4 न्यूटन का बल लगा है, और मान लो ग्रेविटी इसको कितने खींच रहे 3 न्यूटन के बल से खींच रही, तो बताइए परिणामी बल कितना होगा। परिणामी बल निकालने का तरीका R इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना 16, फिर 3 का स्क्वायर कितना 9, अब दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा वहां का तो वैल्यू खत्म हो जाएगा 2AB cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू कितना होता है 90 पर 0 होता है, तो यहाँ से 25, R का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, और परिणामी बल इसके डायरेक्ट 20 से गुजरेगा। समझ में आया, इसी को बोलते हैं R वेक्टर। परिणामी बल निकालना समझ में आया, दोनों का सम करके हम लोग इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लीकेशन। अभी किसी किसी के मन में सवाल आ रहा है हम लोग सम तो पढ़ लिए, सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, तो देखिए A प्लस B जनरली कर सकते हैं। अगर मान लो कोई दिया होगा A सदिश दिया होगा और माइनस B सदिश दिया होगा, तो इसको भी हम लोग एडिशन के फॉर्म में ही लिखेंगे, A सदिश प्लस माइनस ऑफ B सदिश। तो अगर मान लो A माइनस B वेक्टर कोई दिया है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते A प्लस माइनस ऑफ B वेक्टर, दोनों का मतलब तो सेम ही है, तो हम लोग दोनों को प्लस में हम लोग रिप्रेजेंट करके ही सॉल्व करेंगे। आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ सदिशों का गुणा, वेक्टर सदिश का गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ये भी 2 विधि से होता है, एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आता है, डॉट प्रोडक्ट किसे बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट किसे बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट को एक बिंदु से दर्शाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस से दर्शाते हैं। समझ में आता है। ए मान लो 2 सदिश के बीच डॉट प्रोडक्ट पूछेगा, तो डॉट प्रोडक्ट बोलने का तरीका ए भी एक सदिश है, बी भी एक सदिश है, तो 2 सदिशों के गुणा करने के बाद एक अदिश आ जाए, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। 2 सदिश को गुणा करने के बाद एक सदिश फिर आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। आइए एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे बल सदिश राशि फिर विस्थापन सदिश राशि, दोनों के करने के बाद कितना आता है कार्य आता है, कार्य कौन सी राशि अदिश राशि, F डॉट एस लिखेंगे, W बराबर क्या लिखेंगे हमेशा F डॉट एस। इसको अगर बड़ा करके लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे F का परिणाम S एंड cos थीटा। समझ में आया, तो देखो डॉट लिखने का तरीका, अगर मान लो 2 राशि A डॉट B, कैसे इसको ओपन करके लिखते हैं A का परिणाम B का परिणाम एंड cos थीटा। समझ में आया, यहां से cos थीटा कोई पूछ देगा तो क्या होगा A डॉट B बट्टा A का परिणाम बट्टा B का परिणाम, ये हो जाएगा। A क्रॉस B को ओपन करते थे, चलो इसको भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। टाउ पढ़े और टाउ P द्विध्रुव आघूर्ण को बोलते हैं एंड E, अभी ये चीज आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आगे जैसे जैसे पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि होती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक टाउ बल आघूर्ण आता है, जो कि ऑल्सो एक सदिश राशि होता है। तो यहाँ इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। इसको जब ओपन करके लिखते हैं B का परिणाम E का परिणाम इनटू sin थीटा आएगा। समझ में, क्रॉस प्रोडक्ट को जब ओपन करेंगे तो PE sin थीटा आएगा, और यहाँ हम लोगों को जो मिलेगा वो सदिश मिलेगा। समझ में आया, तो क्रॉस प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, वैसा सदिशों का गुणा, जो गुणा करने के बाद सदिश मिले उसको क्रॉस प्रोडक्ट, वैसा सदिशों का गुणा जिसको गुणा करने के बाद अदिश मिले उसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ आया, इसको ओपन करते हैं तो फिर से समझ ले, तो अगर A डॉट B को जब ओपन करते हैं तो इसके साथ आएगा AB cos थीटा, और A क्रॉस B को जब ओपन करते हैं तो इसके साथ आएगा sin थीटा। समझ में आया, AB sin थीटा। अब आते हैं हम लोग अपना मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो देखो मान लेते हैं इसको एक कार्तीय तल में रिप्रेजेंट करते हैं, कार्तीय तल में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ एक Q1 चार्ज है, यहाँ एक Q2 चार्ज है, और इस अक्ष को आप लोगों को पता होगा एक्स एक्सेस बोलते हैं,
और x अक्ष को हम लोग y एक्सिस बोलते हैं। समझ में और Q1 का पोजीशन वेक्टर कितना है R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर कितना है R2। समझ में। यहां से विस्थापन सदिश नहीं बता, लेकिन यहाँ विस्थापन सदिश क्या होगा, कहां से कहा R1 से R2, तो R12। फिर अगर 2 के बीच पूछा जाए तो विस्थापन सदिश कितना हो जाएगा R21। समझ में। और Q1 पर Q2 के कारण भी बल लग रहा है, Q2 पर Q1 के कारण भी बल लग रहा है, तो Q1 पर लगने वाला बल को हम लोग नाम दे देंगे F12। F12 का नाम बोलेंगे Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, और Q2 पर भी बल लग रहा है Q1 के कारण, तो यहाँ नाम दे देंगे F21। यहाँ देखने से पता चल रहा है इसका ऊपर लग रहा है, इसका नीचे लग रहा है, यानी दोनों का क्या है परिणाम। और मान लो Q1 और Q2 का, यहाँ ऐसा तो नहीं कि 2 कूलम का ये 1 कूलम का, ऐसा नहीं है, परिणाम दोनों का सेम है तो बल भी सेम होगा, लेकिन दिशा क्या है अपोजिट है। दिशा क्या अपोजिट है, तो ऐसा इसको रिप्रेजेंट करते हैं F12 जो होगा किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ F21 के इक्वल होगा। समझ में। यहां रिप्रेजेंट कर देते हैं बल F, ऐसे भी लिख सकते हैं F21 इक्वल टू F माइनस ऑफ 12। अभी विपरीत सदिश में हम लोग सूचित कर आए हैं। अब देखो, अब परिणाम F1 निकालने का तरीका आप लोगों को पता है। F21 किसके इक्वल होता है, मान लो F21 ले रहे हैं तो K Q1 F21, ये वाला बल रहा है F21, किस पे बल Q2 पर Q1 के कारण, Q2 पर Q1 के कारण। और देखो दूरी, यहां से दूरी कौन सी है, देखो इसके अलग कौन सी दूरी है R12। समझ में आ। देखो बल ले रहे F21 बराबर क्या हो जाए K Q1 बाई R12 का होल स्क्वायर। समझ में आया होगा। और ये दोनों क्या होगा, परिणाम में तो सेम लेकिन दिशा में विपरीत। यहां फिर से समझ लेते हैं, इस अक्ष को x अक्ष बोलते हैं, इस अक्ष को y अक्ष बोलते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इस Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। F12 Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल है, F21 Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल है। F12 विस्थापन सदिश है और F21 विस्थापन सदिश। अब F21 पर विचार करें तो इसका विस्थापन सदिश R12 है और F12 का विस्थापन सदिश R21 है। यहां देखिएगा सिंबल 12 है तो इसका विस्थापन सदिश R21। और इसको अगर मान लो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना चाहे तो इसकी दिशा कौन बता रहा है, किधर है, देखिए ये R12 की दिशा और उसकी दिशा, बल की भी दिशा सेम वही है, तो इसी की दिशा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं R12 का यूनिट वेक्टर के। समझ में। इसको जब ओपन करते हैं तो इसको ऐसे भी लिख देंगे R12 इक्वल टू R21 माइनस R1। कोई ऐसे भी लिखेगा लेकिन दोनों का मतलब सेम होता है। समझ में आ। फिर इसका अगला प्रोसेस F21 इक्वल टू Q1 बटा R12 का होल स्क्वायर। और इसको जब ओपन करते हैं तो जानते हैं R12 का वेक्टर और R12। समझ में आ। यूनिट वेक्टर को जब ओपन करते हैं तो इसका सदिश और इसका परिणाम। अब F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई R12 का होल क्यू और R12 का वेक्टर। यही बोलते हैं, इसी फॉर्म को बोलते हैं कूलॉम का सदिश रूप। समझ में आया होगा कूलॉम का सदिश रूप कैसे ज्ञात करते हैं, इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कूलॉम का सदिश रूप। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग